गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आज की क्लास में आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के प्रीवियस लेक्चर्स में हम काफी बात कर चुके हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज की हम बात कर चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्पाइरल्स की हम बात कर चुके हैं, नोमेनक्लेचर्स की हम बात कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखें, तब इस लेक्चर्स को आप देखें। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल्स, जिसमें हम बात करेंगे एम्फोटेरिक नेचर्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्पाइरल्स के हम पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी केमिकल्स रिएक्शंस की। अब देखिए, पायरोल्स की जब हम बात करते हैं, पायरोल्स जो होता है, पायरोल की स्ट्रक्चर्स आप जानते हैं। पायरोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ये नाइट्रोजन जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड, यहां पर एक लोन पेयर उपस्थित रहता है। अब जब पायरोल की हम बात करते हैं, पायरोल में ये 4 कार्बन एटम है। ये क्या है, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिखना चाहूं इसको तो ये डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये H। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये H और ये H, ये एक लोन पेयर उपस्थित है। अब ये जो नाइट्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है, देखिए आप, इस पर हाइब्रिडाइजेशन की पहले हम बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन परमाणु पर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये एक लोन पेयर है और सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, इसमें हम क्या कहें, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 4 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा सर इस पर। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये क्या है, गलत। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण नहीं होगा। अब तक आपने पढ़ा है कि संकरण हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बंद जोड़ लें प्लस उस पर परमाणु पर लोन पेयर कितने, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बंद बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। यदि हम सोचें कि इस पर एक लोन पेयर है और क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 हो गया इसका टोटल, 4 का मतलब sp3। यदि हम ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल गलत सोचते हैं। और इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, नाइट्रोजन परमाणु। पहली बात तो हम ये देखें। अब ये क्यों होता है, इसको भी अभी देखते हैं। देखिए, अब ये इस प्रकार से क्यों है, हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पायरोल की बात कर रहे हैं। इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp2 कैसे है, पहली बात, इसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, यदि कंडीशन ये हो कि एक डबल बॉन्ड हो, कैसा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये डबल बॉन्ड हो, फिर क्या आता हो, सिंगल बॉन्ड आता हो, और फिर क्या आता हो, लोन पेयर आता हो। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके उपलब्ध नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है, एरोमेटिक सेक्सटेट को बनाने के लिए ये उपलब्ध हो जाते हैं रिंग को, ये वलय के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन उपलब्धता नहीं है इनकी इलेक्ट्रॉनों की। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, जो एरोमेटिक सेक्सटेट में काम आ जाती हैं। इसलिए यहां पर ये लोन पेयर उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर यहां पर 0, 3 + 0, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। पहली बात तो हम ये समझ लें कि पायरोल पर
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, यहां पर दूसरी बात ये आपने सीख लिया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, ये हमने बता दी। जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है तो उपलब्ध नहीं रहता है, फ्री उपलब्ध नहीं होता है, और जिसके कारण उसको हम काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में उसको काउंट नहीं किया जाता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब दूसरी बात, इसकी हम बेसिसिटी की बात करें। ये नाइट्रोजन जो है पायरोल में आप देख रहे हैं, ये पायरोल को मैंने बनाया इस प्रकार से N और NH। ये यदि ये देखें, ये जो एमीन है ये कितने डिग्री है, आप देख रहे हैं एमीन जो हमने पढ़े हैं सर, 1 डिग्री एमीन पढ़ा है, और 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, RNH2 होता है। 2 डिग्री क्या होता है, RRNH होता है। 3 डिग्री क्या होता है, RRN होता है। सब पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है। अब ये इसको देखें, ये R, ये क्या है, N, तो ये कैसा है, 2 डिग्री है। कैसा है, 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री नाइट्रोजन है। यहां पर एमीन कैसा है, 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री है तो इसकी बेसिसिटी भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। आपने पढ़ा है कि एमीन्स की जब हम बेसिसिटी, क्षारकता की बात करते हैं तो 2 डिग्री एमीन की क्षारकता सर्वाधिक होती है। अगर बेसिसिटी ऑर्डर हम देखें तो क्या होता है, 2 डिग्री एमीन होता है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर क्या होता है, 3 डिग्री। क्यों, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, इसलिए 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर की मैं बात करूं तो 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री होना चाहिए। अब इसकी बेसिसिटी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि यहां पर कैसा है, 2 डिग्री है। लेकिन यदि हम ऐसा भी सोच रहे हैं तो ये भी गलत हम सोच रहे हैं कि इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये कैसा होता है, वीक बेस होता है। पायरोल जो है, पायरोल क्या है, वीक बेस है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पायरोल जो है क्या है, वीक बेस होता है। दोबारा लिख देता हूं, ये क्या है, पायरोल की यदि हम बात करते हैं तो ये कैसा है, वीक बेस होता है, दुर्बल क्षार है। इसका जो पीकेबी होता है, पीकेबी इसका लगभग 13.6 के लगभग होता है, और जो कि NH3 का पीकेबी होता है वो कितना होता है, ये तो पायरोल का हुआ। यदि NH3 की मैं बात करूं, इसके पीकेबी की, तो ये लगभग 4.8 के लगभग ही रहता है, लगभग। इससे बहुत ज्यादा है अमोनिया से इसका पीकेबी, इसका मतलब ये दुर्बल क्षार है। अब सर आप तभी कह रहे थे कि 2 डिग्री बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसकी क्षारकता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि ये दुर्बल क्षार है। कंट्रोवर्सी आ रही है। क्यों कंट्रोवर्सी है कि ये, अब ये बात हमने की थी कि ये इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं, कॉन्जुगेशन में रहते हैं, संयुग्मन में रहते हैं, ये उपलब्ध ही नहीं है होते। ये प्रोटॉन को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, डोनेट ही नहीं करेगा, तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही बात हम पढ़ रहे हैं। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है कि इसकी क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है। ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ पायरोल। उभयधर्मी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं,
उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब ये क्षारीय प्रकृति भी शो करे और अम्लीय प्रकृति भी शो करे, तो वो क्या कहलाती है? उभयधर्मी कहलाती है। तो ये उभयधर्मी नेचर की जब हम बात करेंगे तो ये कैसा है? वीक बेस है। वीक बेस है जिसके कारण क्यों है? बिकॉज इट्स नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटॉन। इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? इसका कारण अभी बताया। ये इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? कॉन्जुगेशन में उपस्थित रहते हैं, जिससे इसका पीकेबी क्या होता है? इसका पीकेबी इज हायर देन NH3। इसका पीकेबी क्या होता है? हायर होता है, जिससे क्या रहता है? दुर्बल क्षार है ये, दुर्बल क्षार है, वीक बेस है ये। अब ये क्यों नहीं रहता है? वो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने देखी थी। यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं मैं, ये NH है और ये डबल बॉन्ड है। ये क्यों नहीं है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये यहां गया और ये इधर गया, पहले भी मैंने बताया होगा आपको। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएगी इसकी? NH। ये डबल बॉन्ड, इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर। ये पॉजिटिव चार्ज आने के कारण अब इस पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया। और यहां पर डबल बॉन्ड, ये यहां पर आया और ये यहां पर गया। तो ये कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी इसकी? इस प्रकार से बनी NH, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? ये यहां गया तो ये यहां गया, तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी NH, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव यहां आएगा, ये यहां आएगा, NH डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये डबल, ये यहां गया तो ये इस पर आया। और ये किस प्रकार से नीचे बना रहा हूं, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनी वापस से, और ये इस प्रकार से। तो इस पर जो है क्यों उपलब्ध नहीं है? ये आपने देखा एम्फोटेरिक नेचर है इसकी। ये दुर्बल उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं पहले इसकी दुर्बल क्षारीय प्रकृति की। दुर्बल क्षार क्यों है? इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर हैं, वो उपलब्ध नहीं है कॉन्जुगेशन के कारण, संयुग्मन के कारण। और वो जब इसकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये रिंग में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा है इसकी अनुनादी संरचनाओं से, रेजोनेंस इसकी स्ट्रक्चर से यदि हम बनाएं तो देखें, तो आप देख रहे हैं कि ये उपलब्धता यहां पर इलेक्ट्रॉन की नहीं है। नहीं होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा तो ये बेस कैसा होगा? दुर्बल होगा। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करें, यदि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तब इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर आप देखें, अम्लीय प्रकृति की बात करूं, ये कैसे होता है, या इधर लिख देता हूं, वीक एसिड बिहेव एज ए वीक एसिड, इधर ये लिख सकते हैं। ये लिख दें क्या? पायरोल behave also as a
एज ए वीक एसिड। अब वीक एसिड कैसे है ये, वो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलेगा। देखिए वीक एसिड क्या है, देखिए ये N और ये H। देखिए अब हम बात करें, वीक एसिड है मतलब ये प्रोटॉन दे दे, प्रोटॉन दे देगा तो ये इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, देखिए ये इसको दे दे तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं इसकी तो ये इस प्रकार से बनेगी, डबल बॉन्ड N और ये, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ, ये नेगेटिव आ गया और माइनस हमने क्या कर दिया H पॉजिटिव। एसिड कौन होते हैं, जो H आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ये भी क्या होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है। ये जो ऋणायन स्ट्रक्चर्स है इसकी, ये भी अनुनाद द्वारा क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। इसकी अनुनादी से स्ट्रक्चर्स को यदि हम देखें तो ये कैसे बनेंगी, अब देखिए क्या होगा, ये यहां गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। आगे स्ट्रक्चर बनाए इसकी तो ये N और ये डबल बॉन्ड हो गया और इस पर कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन है इस पर। अब क्या होगा, ये यहां पर जाएगा तो ये यहां पर आया, N, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, ये यहां पर आएगा तो ये यहां चला जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड। अब आप देखिए ये यहां पर गया, ये यहां पर गया तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये N, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये यहां पर गया वापस से ये यहां पर आ गया तो ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये इस पर क्या आ गया, नेगेटिव। इस प्रकार से आप देख रहे हो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। इस पर जब पॉजिटिव ये H प्लस आयन निकाल देता है, जब H प्लस दे देगा, क्यों इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्यों दे देता है, नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या चला जाता है, एरोमेटिक वलय में चला जाता है। अब जब ये वलय में चला गया तब ये इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए मान लो ये प्रोटॉन दे दे अपना, तो इस पर क्या होगा, इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाती है। नेगेटिव H प्लस देने पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो कि अनुनादी स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, इसलिए क्या होता है, वीक एसिड की तरह भी ये बिहेव करता है। ये बात आपने देखी कि जो है, पहली बात तो ये आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसमें संकरण sp3 क्यों नहीं है, sp2 होता है क्योंकि ये लोन पेयर इस पर काउंट नहीं होता है। अगली बात हमने करी थी इसकी बेसिसिटी ऑर्डर की, जो 2 डिग्री एमीन है उनका बेसिसिटी ऑर्डर बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये वीक बेस है। क्यों है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, ये रिंग में चला जाता है। क्यों चला जाता है, एरोमेटिक सेक्स टेक्स्ट को पूरा करने के लिए। अगली बात, ये आपने देखा पायरोल बिहेव एज ए वीक एसिड। अब वीक एसिड को जो रिएक्शन है इसकी, वीक एसिड्स के लिए कौन कौन सी रिएक्शन जो है, देखिए दो जो रिएक्शन, सो वीक एसिड तो हम देखें रिएक्शन विद बेस,
NaOH या KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएं। देखिए ये NH, ये इसकी यदि हम KOH के साथ रिएक्शन कर दें, इसकी एसिडिटी को शो करेंगी। सो वीक एसिडिक नेचर। क्या होगा, ये H निकला, ये OH, तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। ये N, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव प्लस H2, ये पोटेशियम का सॉल्ट बन गया, पायरोल पोटेशियम का सॉल्ट बन गया। ये देखा आपने। और देखें इस पायरोल की रिएक्शन हम यदि कर दें, किसके साथ कर दें, सोडामाइड NaNH2 के साथ रिएक्शन कर दें, तो ये क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। इसी प्रकार N माइनस Na पॉजिटिव, Na पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और प्लस NH3। ये रिएक्शन शो करती हैं कि जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। इसलिए ये रिएक्शन शो कर रही है इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर है। और देखिए और कौन सी रिएक्शन है, GR के साथ रिएक्शन, GR के साथ कर दें। थर्ड क्या है, इसकी जो एसिडिक नेचर को ही शो करता है, रिएक्शन विद GR। अब ये GR क्या होता है गुरुजी, GR क्या होता है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नियर अभिकर्मक, जिसको क्या लिखते हैं, RMgX। ये इस पर कैसा चार्ज होता है, इसको यदि माइनस है और इस पर कैसा है, ये पॉजिटिव। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें ये याद रखना है कि Mg पर पॉजिटिव है और इस पर X है, पर R पर नेगेटिव। अब देखिए ये पायरोल था, पिरोल था, इस पर मैं रिएक्शन कराऊं RMgX की, RMgX की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर क्या निकल जाएगा, ये RH एल्केन बन गया, जो कि एसिडिक नेचर को शो करते हैं, प्लस N पर कैसा है, नेगेटिव, और MgX पॉजिटिव। ये जब रिएक्शन करेगा, यदि इसकी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दें तो RX के साथ करा दूं या RCOX के साथ, एसिल हैलाइड के साथ करा देता हूं यदि इसकी रिएक्शन, तो ये क्या दे देता है, देखिए NR, और ये क्या दे देगा, NCOR दे देता है। और जो इसको यदि गर्म करें इनको हम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NHR और ये NHCOR। बात आ रही होगी समझ में आपके, मैं क्या कर रहा हूं, RMgX के साथ हमने रिएक्शन कराई, ये RH निकल गया, समझ लें इसको, ये यहां से H निकला, ये R निकला, RH, R पर कैसा साइन है, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये RH बन गया, ये साल्ट बन गया। ये जब साल्ट की एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड, ये क्या है, एल्काइल, और ये क्या है, एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, N एल्किल या N एसिल पिरोल। क्या बना, N एल्किल, एल्काइल
और एन एसाइल पिरोल बना। ये जो स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 पोजीशन होती है, तो 2 एल्किल और 2 एल्किल या 2 एसाइल पिरोल बन जाता है। इस प्रकार से रिएक्शन शो करती हैं कि इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है पिरोल की। ये बातें आपने सीख ली। देखिए ये सारी चीजें आपने सीख ली। एम्फोटेरिक नेचर की हम बात कर रहे हैं कि इसकी उभयधर्मी प्रकृति होती है। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। दोनों प्रकार के ये क्या है, नेचर शो करता है। जब एसिडिक की बात करते हैं तो हम नेगेटिव चार्ज आ जाता है नाइट्रोजन पर, जो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। इसकी रिएक्शन को हमने देखा, ये सॉल्ट बनाता है। बेसिक नेचर की बात करें कि वीक बेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है कॉन्जुगेशन के कारण, इसलिए कैसी नेचर है इसकी, वीक बेस नेचर है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की योगात्मक अभिक्रियाएं। किसकी बात करते हैं, ये रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाओं में पहले हम बात कर रहे हैं रिडक्शन, अपचयन। देखिए इसका जब अपचयन करेंगे पिरोल का, कैसे कर सकते हैं, एक तो निकल हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो ये कैसे हो जाएगा, क्या देगा, NH, ये बनाएगा। ये सारे अनसैचुरेटेड जो असंतृप्त थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, संतृप्त में। ये क्या कहलाता है, पिरोलिडीन। क्या कहते हैं, पिरोलिडीन। यदि इसका रिडक्शन, ये A है और B है, या इधर ही लिख देता हूं इसको, B पॉइंट, यदि इसका रिडक्शन जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कराया जाए, कैसे कराएं, जिंक एसिटिक एसिड, तो पहले ये बनता है NH। पहले तो क्या बनेगा, इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा, प्रोलिन कहलाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH, प्रोलिडीन। ये क्या है, प्रोलिन। ये पायरोलिन है, पायरोलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से इसकी ये रिडक्शन अभिक्रियाएं होती हैं योगात्मक। इसकी जो और इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनकी हम बात करेंगे। ये आपने सीख लिया कि इसका रिडक्शन किस प्रकार से होता है, और निकल H2 की प्रेजेंस में करेंगे पायरोलिडीन बनेगा, और जिंक एसिटिक एसिड से करेंगे पहले पायरोलिन बनेगा, फिर N पायरोलिडीन बन जाता है। वायु में यदि खुला छोड़ दें इसको, यदि क्या कर दें, और इसकी जो रिएक्शन है वायु में खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर क्या होगा, ये ब्लैक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि इसको हम इस प्रकार से छोड़ दें, NH O2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देगा, ब्लैक लिक्विड बदल जाता है खुला छोड़ने पर। तो ये रिएक्शन आज आपने इनकी देखी, और ये कई कंफ्यूजन आपके क्लियर हुए होंगे कि ये
किस प्रकार से नेचर शो करता है, एम्फोटेरिक नेचर को कैसे शो करता है, इसका रिडक्शन कैसे होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सब बात आज हमने इस लेक्चर में सीखी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लगातार पढ़ते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक यू।